स्ट्रक्चर टॉपिक हमारा था, उसके मुख्तसर सवालों के जवाब आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 के मुख्तसर सवालात। उसका पहला जो सवाल है वो ये है कि कैथोड रेज पर चार्ज की नौइयत क्या होती है। कैथोड रेज पर चार्ज की नौइयत नेगेटिव होती है। क्योंकि ये रेस खत्ते मुस्तकीम पॉजिटिव पोल की तरफ सफर करती हैं। ये पॉजिटिव पोल है बेटा। जब ये रेज ऐसे मूव कर रही थी, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त बात बताई थी कि ये खत्ते मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर किस पोल की तरफ जा रही थी? पॉजिटिव पोल की तरफ हरकत कर रही थी। इससे मालूम होता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये सीधी किस की तरफ जा रही थी? पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही थी। ये पहले मुख्तसर सवाल का जवाब है। क्वेश्चन ये है बेटा कि कैथोड रेज पर चार्ज की नौइयत क्या है। आपने लिखना है कैथोड रेज पर चार्ज की नौइयत नेगेटिव होती है क्योंकि ये रेज सीधी मुस्तकीम परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन किस की तरफ जाती है? पॉजिटिव पोल की तरफ जाती है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट ये है कि कैथोड रेज के 5 खवास बयान करें। तो कैथोड रेज की खुसूसियात मैंने टॉपिक में पढ़ाई थी, उसी को आपने उनमें से कोई से शॉर्ट में तो आपने 2 ही खवास लिखने होते हैं, तो कोई से 2 आपने उसके खवास लिखने हैं। लिख लोगे बेटा? तीसरा शॉर्ट ये है कि फास्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल P3- है। उसके मुख्तसर जवाब देने हैं। 5 मुख्तसर जवाब है। पहला वो कहता है कि एक हमारे पास सैंपल है P जिसकी वैलेंसी 3- है और ये वाला नंबर उसका 15 है, ये वाला नंबर उसका 31 है एटॉमिक मास। तो बच्चों ये बताओ कि इस आयन में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं? पहला सवाल ए का जवाब। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, और उसके बाद उसने पूछा है कितने न्यूट्रॉन हैं। आप बताएं बेटा इसके प्रोटॉन कितने होंगे? जो इसका Z नंबर होगा जी, कितने हैं? 15। इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 15। न्यूट्रॉन को मालूम करने का तरीका क्या बताया था बच्चों? A - Z माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 60। बेटा इसके प्रोटॉन 15 क्योंकि ये 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15 क्योंकि Z नंबर 15 है। न्यूट्रॉन इसके 16, 31 में से 15 माइनस हो जाए, क्या बच जाते हैं? 16 बच जाते हैं। बात समझ आई है बेटा? उसके बाद दूसरा उसने पूछा है आयन का नाम क्या है? बीजोस आयन का नाम क्या है? तो जिसको ऊपर नेगेटिव चार्ज और सिंपल रेडिकल हो उसका एंड IDE पर होता है। इसका नाम है फास्फाइड। इसका नाम क्या है बच्चों? फास्फाइड है इसका नाम। सी जो उसने पूछा है इसका में उसने ये पूछा है कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम बनाइए, डायग्राम स्ट्रक्चर बनाइए। ये देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे, तीसरे में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। वो क्यों? 15 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं। अच्छा सॉरी, या उसने इलेक्ट्रॉन पूछे थे, मैंने 15 लिखे थे। 15 नहीं है बल्कि क्या है? 18 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है? हासिल।
नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, हासिल कर चुका है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। 15 एटॉमिक नंबर है और 3 इसने गेन किया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। तो इसलिए इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये उसकी डायग्राम है। डी जो उसमें पूछा कि उस नोबल गैस का नाम बताइए जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बराबर है। 18 इलेक्ट्रॉन किस नोबल गैस के होते हैं, आर्गन के। उस नोबल गैस का नाम आर्गन है, क्योंकि आर्गन का एंड भी बेटा ये देखें उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गन के। ये देखें आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 है। फास्फोरस के भी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 18 है। तो इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फास्फोरस की है, बल्कि फास्फाइड की है, वो आर्गन के मिलती जुलती होगी, क्योंकि ये 15 इलेक्ट्रॉन इसके बेटा अपने हैं, एटॉमिक नंबर 15 है। 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर चुका है। अब ये बन गया फास्फाइड। अब इसके इलेक्ट्रॉन 15 नहीं रहे, अब इसके इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। और इधर नोबल गैस कौन सी है जिसके 18 है, वो आर्गन। वो कौन सी है, तो आप उस नोबल गैस का नाम बताएं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फाइड जैसी है। फास्फोरस ना, फास्फाइड, तो वो नोबल गैस का नाम है आर्गन। क्या नाम है, ये पॉइंट समझ आया ना। शुरू में यहाँ मैंने 15 लिखा था, मैंने प्रेशर कर दिया है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 15 के बजाय क्या लिखेंगे। अच्छा, प्रोटॉन उसके वही रहेंगे, वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, 3 हासिल हो जाएंगे। उसके बाद है नंबर 4 पे, शेल और सब शेल में क्या फर्क है। शेल और सब शेल में क्या फर्क है। शेल न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जहाँ इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। वो रास्ता, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता, वो जगह या वो रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। लिखते जाए बेटा, साथ साथ इसके नोट कराते जाए। उसे क्या कहते हैं बेटा, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा, शेल को अंग्रेजी की किस हरूफ से जाहिर करते हैं, अंग्रेजी के बड़े हरूफ से ना। ये अंग्रेजी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। कौन से हरूफ होते हैं, A, L, M, N वगैरह। ये देखो, ये शेल की तारीफ है। दोबारा लिखें, न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं उसे शेल कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद उसने पूछा सब शेल क्या चीज है। हाँ बेटा, सब शेल की डेफिनेशन मैंने बुक्स चैप्टर में क्या पढ़ाई थी, जहाँ न्यूक्लियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा चांसेस मौजूद हों, जहां इलेक्ट्रॉन के इम्कानात पाए जाने के क्या हो, ज्यादा हो। न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात ज़्यादा हों, उसे सब शेल कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे और उससे, इसे अंग्रेजी के छोटे हरूफ से
जहर। और छोटे हरूफ वो कौन कौन से हैं? एस डी एस पी डी एफ से ज़हर कर दिया जाता है। ये बेटा है सब शेल की तारीफ। ये शेल और सब शेल में फर्क है, और ये बात मैंने वहां बता दी थी कौन से शेल में कौन सा सब शेल होता है, ये वहां बातें समझाई थी। फिलहाल आज मुख्तसर सवाल पढ़ा रहा हूँ, उसमें सिर्फ शेल और सब शेल की तारीफ लिखे और उसके जो जिससे उसे डोनेट करते हैं, ज़हर करते हैं, वो भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है, उस एटम के एल और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे अगर एटॉमिक नंबर 15 हो? ये है नंबर 5। जिस एलिमेंट के निकल जिस एलिमेंट का एटमी नंबर 15 हो, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे ना बेटा जी, और एम शेल में बाकी कितने बचते हैं? 5। एम शेल में 5 होंगे। क्या देखें? के एल एम 2 8 5, इनको प्लस करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं? 15। तो वो एलिमेंट हो कौन सा सकता है? वो फास्फोरस। कौन सा हो सकता है? फास्फोरस हो सकता है। आप इस तरह भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखें, यहाँ 2 लिख लें, यहाँ 8 लिख लें, यहाँ क्या लिख लें? 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। या आखिरी शेल मेरा कौन सा है? एम शेल। कौन सा शेल है? एम शेल। ये 5वें का जवाब है बेटा। जिसके 15 होंगे उसको अगर हम तकसीम करें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में कितने होंगे? 5। उस एलिमेंट का नाम होगा फास्फोरस। क्या नाम होगा? आगे वो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। एल्यूमिनियम की ना, एल्यूमिनियम आयन की, इसका मतलब है एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ भी है, 3+ भी है। ये Al3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लोगे? ये देखो बेटा, अब पहले ये बता दो कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13 नहीं होंगे। 13 में से 3 क्या करेंगे? -10 होंगे। 3+ है ना, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? लूज कर चुका है। अब इसके प्रोटॉन वही होंगे 13। न्यूट्रॉन 27 में से 13 माइनस करें तो कितने बचते हैं? 14। दोबारा समझे, इलेक्ट्रॉन में कमी आई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 इसके लूज हो गया, खारिज हो गया। 3 इसमें से माइनस करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 13। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर सकते हो। देखो, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। ये किस नोबल गैस की तरह हो गई है? नियॉन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये भी कर सकते हैं, 1s2, सॉरी क्या 2s2। आगे बताओ 2p क्या लिखूं? 6। ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, 10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है ना। ये बेटा एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 माइनस करोगे 10 बचेंगे। प्रोटॉन वही 13 वाले हैं, न्यूट्रॉन इसके 14 हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? समझ गए बेटा?
नहीं है ये शॉर्ट आंसर समझ आ गया अच्छे। अब इसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2a2 है। इसके सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं और मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन देने की सरियत रखता है। तो आप बता दें मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2a2 है। पहले शेल में कितने होंगे 2, सेकंड में 8, फिर क्या होंगे 2, फिर क्या होंगे 2 होंगे। अब बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे बताओ 2 ही होंगे ना। और मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन देने की सरियत रख रहा है क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और उसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। 4 से कम जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखते हैं इलेक्ट्रॉन देने की लिख लोगे बेटा। उसके बाद है 8वें नंबर पे जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है उस एटम पर चार्ज की नोयत क्या होती है। ये देखो हासिल करता है तो देखो बेटा 8वें नंबर का जवाब है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है बेटा बताओ कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप कोई मिसाल दे सकते हो एल्युमिनियम है अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। ये क्लोरीन का एटम है अगर ये इलेक्ट्रॉन हासिल करे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। अब देखो हासिल करने वाले के ऊपर नेगेटिव और खारिज करने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद 9वें नंबर पे यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने कल पढ़ाया था किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है बिजली बनाने के तौर पर। इस तवानाई को बिजली बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है सबसे पहले भाप बनाई जाती है भाप से टरबाइन चलाए जाते हैं टरबाइन से बिजली पैदा कर लिख लोगे ये बहुत ठीक है बेटा। एक मरीज को गैटर की मर्ज है तो उसकी तशखीस कैसे करोगे बताओ। आयोडीन 131 की वजह से हम उसका मुआयना कर सकते हैं उसकी तशखीस कर सकते हैं। पॉजिटिव रेज की 3 खुसूसियात बताएं। पॉजिटिव रेज की 3 खुसूसियात। एक तो ये रेज कैथोड रेज के मुखालिफ सीमत में हरकत करती हैं। ये रेज कैथोड रेज के मुखालिफ सीमत में हरकत करती हैं। 3 खुसूसियात। पॉजिटिव रेज की खुसूसियात बेटा आप लोगों को मैंने इसकी 5 खुसूसियात पढ़ाई थी। कोई सी 3 आप बता दें कौन कौन सी पढ़ाई थी। ये रेस कैथोड रेस के बेटा मुखालिफ सीमत में हरकत करती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होती है में झुक जाती है। आइए बात समझना इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड। असर होता है। कैसे असर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी मतलब जाती है, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ दोनों की तरफ जा रही थी ना। और मैग्नेटिक फील्ड का भी असर होता है, इसका मतलब है इनको ऊपर चार्ज होता है, इनको ऊपर चार्ज होता है। जिस चीज पर मैग्नेटिक फील्ड का असर हो उसको ऊपर चार्ज कौन सा होता है, मौजूद होता है ना। और इस पर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज। और तीसरी एक खुसूसियत और बता दो बेटा कि ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर इन्हिसार करती है। ये रेस गैस पर इन्हिसार करती है। इन्हिसार करती थी, नहीं करती थी। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस जैसे तब्दील की थी वैसे इनका चार्ज टू मास भी क्या हो गया था, तब्दील हो गया। ये गैस पर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था उसके अंदर मैंने कहा क्या गैस थी उसके अंदर, ये उस पर इन्हिसार कर रही थी। अब उसके अंदर हीलियम इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब और था। हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटॉन बने थे। नियॉन इस्तेमाल करेंगे तो उसका E/M का जवाब क्या हो गया था, तब्दील हो गया था। इसका मतलब है इसका चार्ज टू मास डिपेंड करता है इन गैस पर। जो गैस इस्तेमाल करेंगे उसी का चार्ज टू क्या होगा, मैस होगा। ये तीन खुसूसियात हैं बेटा इन रेस की। बेटा बताओ पहली खुसूसियत क्या है, ये रेस कैथोड रेज के मुखालिफ समझ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है, नहीं होता, होता है। उसकी तरफ झुक जाती है, नहीं झुक जाती, झुक जाती है। ये रेस गैस पर इन्हिसार करती है या नहीं करती, करती है। लेकिन कैथोड इन्हिसार नहीं करती। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के नकैस, पहला नकैस ये था कि ये रेस कैथोड रेस की, जो हमने नकैस पढ़े थे किसके, रदरफोर्ड के एटम के ऊपर जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन जब गर्दिश करते थे फिर कैसे करते थे, मुसलसल तवानाई खारिज करते थे। अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल तवानाई खारिज करते हैं तो फिर किसके अंदर जा गिरना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर जा गिरना। और एक और था एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर, अगर रदरफोर्ड का मॉडल ठीक होता तो बनने वाला स्पेक्ट्रम कैसे होता, लाइन स्पेक्ट्रम, नहीं मुसलसल स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। कैसा बनना चाहिए था, लेकिन हकीकत में बना कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम बना था। ये उसकी खामी बनना चाहिए। देखना रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक कौन सा बनना चाहिए, मुसलसल, लेकिन हकीकत में बना कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम बना था। ये उसकी खामी थी। और उसकी डायग्राम भी मैंने बनवाई थी मुसलसल वाली, ठीक है ना। और ये डायग्राम आप बनाएंगे उसकी मैं दोबारा बना देता हूँ। रदरफोर्ड के मॉडल की खामी पहले बताएं कि कौन सी खामी है बेटा। इलेक्ट्रॉन मुसलसल तवानाई क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल तवानाई खारिज करते हैं तो उसको फिर किसके अंदर जाकर करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपनी तवानाई कम कर रहे हैं ना ऐसा, और इनके अंदर कहाँ जाना चाहिए। और हकीकत में इनका स्पेक्ट्रम कौन सा बनता है, लाइन, लेकिन इसके मुताबिक बनना चाहिए मुसलसल स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम। उसके बाद एक और सवाल है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो उसकी तवानाई ना खारिज होती है ना जज्ब होती है बोहर ने कहा, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी तवानाई क्या रहती है, यकसा रहती है। जब वो अपना ऑर्बिट को छोड़ता है या तवानाई हासिल करता है या खारिज करता है, आप बता दें हासिल कब करता है, जब वो आगे जाता है, जब वो एक ऑर्बिट आगे लगाता है जी, यानी नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले में ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, जज्ब। ये देखें बोहर्स के मुताबिक ये ऑर्बिट थे, ये बात मैंने समझाई थी। जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर ऊपर जाता है तो फिर उसने एनर्जी को क्या किया था, हासिल। जब वो जंप लगा के नीचे आता है फिर उसने एनर्जी को क्या किया था, खारिज, रेडिएशन की सूरत में जी। तो जब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी यकसा रहती है, उसकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती, मुतय्यन रहती है, उसकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसका मतलब है बोहर ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा फिर तो एनर्जी खारिज भी करेगा और हासिल भी करेगा।
जब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, ना एनर्जी खारिज करेगा ना पॉइंट समझ आ गए। रदरफोर्ड के मॉडल के नकाश समझ आए, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है। ये मैंने थ्योरी में भी आपको समझा दिया था, नोट्स लिखवा देते। यहाँ पे पॉइंट क्लियर कराया, ये वाली शक्ल है रदरफोर्ड के मॉडल की कि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर जा, इसका मतलब है इस मॉडल के अंदर यही इसकी क्या थी, खामियां। शॉर्ट आंसर सारे समझ आ गए बेटा। अब इनके नोट्स बना के आओगे। कितने शॉर्ट आंसर करा दिए हैं, कितने हैं? 13 शॉर्ट आंसर करा दिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर के एंड वाले शॉर्ट है, मैंने सारे करवा दिए। अब चैप्टर एंड हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर का होगा आपका टेस्ट, ठीक है।